नमस्ते दोस्तों, एएमजी की ऑनलाइन पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त शंकर लाल जाट एएमजी कोचिंग क्लासेस से। आज अपन पढ़ेंगे चक्रवात अम्फान जो बंगाल की खाड़ी में आया है। अम्फान जो बंगाल की खाड़ी में आया है, अम्फान चक्रवात जो बंगाल की खाड़ी में आया है। बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्वी भाग में स्थित है और चक्रवात हमेशा पूरब की ओर जो अपने राज्य स्थित है, उन सभी राज्यों को, जो तटवर्ती राज्य है, कोस्टल जो राज्य स्टेट है, उन सभी को प्रभावित करता है। चक्रवात का अर्थ, चक्र का मतलब होता है घूमना, चक्र का मतलब होता है घूमना, और वात का अर्थ होता है वायु। अब वायु एक चक्र के रूप में कैसे घूमती है, उसको कहते हैं चक्रवात। वायु एक ऐसे घूमती है तो चक्र के रूप में कैसे घूमती है, उस सब के बारे में अपन डिटेल करेंगे। इसके बाद में एक तो करेंगे चक्रवातों की उत्पत्ति कैसे होती है, उसके बाद में इनकी दिशा क्या रहती है, और इसके बाद में इनका नामकरण कैसे रखा जाता है। अपन यहाँ पर तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक तो चक्रवातों की उत्पत्ति कैसे होती है, एक इनकी दिशाएं कैसे होती है, और एक इनका नामकरण कैसे रखा जाता है। इस प्रकार से अपन चक्रवात में तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, उत्पत्ति, दिशा और नामकरण को लेकर। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन देखते हैं। चक्रवात का अर्थ होता है घूमना, एक चक्कर के रूप में हवा का घूमना चक्रवात कहलाता है। और ये चक्रवात घड़ी की उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा के अनुरूप एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घूमते हैं। और चक्रवात के केंद्र में लो प्रेशर होता है, चक्रवात के केंद्र में लो प्रेशर। इस प्रकार से हवाएं चक्रवात के अंदर से बाहर से अंदर की ओर घूमती है। चक्रवात के अंदर हवाएं ऐसे घूमती है, इस प्रकार से घूमती है हवाएं, इस प्रकार से हवाएं घूमती है हाईएस्ट प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। कैसे घूमती है हवाएं? हाईएस्ट प्रेशर से लो प्रेशर की ओर घूमती है। इस प्रकार से ये हो गया चक्रवात। केंद्र में निम्न वायुदाब और परिधि पर उच्च वायुदाब, इनको क्या कहा जाता है? चक्रवात कहा जाता है। एक होता है प्रति चक्रवात में केंद्र में उच्च दाब और परिधि पर निम्न वायुदाब, वो क्या होता है? प्रति चक्रवात, एंटी साइक्लोन या साइक्लोन। देखो भैया, हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। तो उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब ये चीज़ें क्या है, देखते हैं। मान लेते हैं ये कोई सागरीय सतह हो गई, ये कोई सागरीय सतह हो गई, ये मान लेते हैं कोई सागरीय सतह है। यहाँ पर जल भरा है, लगभग समरूप सागरीय सतह है। समरूप का मतलब जिनमें ज़्यादा लगभग उनका रूप समान है, समरूप उसको कहते हैं। और यहाँ मान लेते कोई महासागर की सतह, यहाँ से जब हवाओं ने दबाव डाला इसके ऊपर, यहाँ से हवाओं ने दबाव डाला तो यहाँ पर 1013.27 मिलीबार का वायुदाब लग गया। कितना मिलीबार वायुदाब? 1013.27 मिलीबार दाब लग गया। इसको मानक वायुदाब कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक वायु दाब कहते हैं। यहाँ से वायुदाब की गणना की जाती है। जैसे अगर 1013 मिलीबार वायुदाब से अगर अधिक है, 1015 मिलीबार वायुदाब है, तो उसको कहेंगे उच्च वायुदाब। आगे बात समझ में। 1013.27 मिलीबार दाब एक स्टैंडर्ड वायुदाब है जो महासागर की समरूप सतह पर लगता है। ठीक है, आगे बातें। उसके बाद में 1015, अगर 1013 से ज़्यादा वायुदाब आ रहा है उसको कहेंगे उच्च वायुदाब। और 1013.27 से कम आ रहा है, 955, 990 इतना आ रहा है, तो उसको कहेंगे निम्न वायुदाब। उसको क्या कहेंगे? निम्न वायुदाब कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? निम्न वायुदाब कहेंगे।
आ गई बात समझ में। तो भैया 1013.27 से अगर उच्च है तो उसको उच्च वायु दाब, 1013.27 से कम है तो उसको क्या कहेंगे, निम्न वायु दाब कहेंगे। ये बात हो गई उच्च वायु दाब और निम्न वायु दाब की, ठीक है। उसके बाद में ये चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में, ये चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा के विपरीत, घड़ी की दिशा के विपरीत, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा के विपरीत चलते हैं। क्या चलते हैं भैया? देखे मेरे मित्रों, जो चक्रवात चलते हैं उत्तरी गोलार्ध में, भूमध्य रेखा से उत्तर के क्षेत्र में उत्तरी गोलार्ध, तो जो चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में चलते हैं वो घड़ी की दिशा के विपरीत अर्थात एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चलेंगे भैया? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज या घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में, ठीक है। उसके बाद में अगर ये चक्रवात दक्षिणी गोलार्ध में चलते हैं, यदि ये चक्रवात दक्षिणी गोलार्ध में चलेंगे तो घड़ी की दिशा के अनुरूप। कैसे चलेंगे? घड़ी की दिशा के अनुरूप अर्थात क्लॉकवाइज। देखो भैया, ये मान लेते हैं घड़ी है, घड़ी ऐसे घूमती है तो ये तो क्या हो गए? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में या घड़ी के अनुरूप। ऐसे अगर चक्रवात चल जाए उल्टी दिशा में तो उनको क्या कहेंगे? एंटी क्लॉकवाइज या घड़ी की दिशा के विपरीत की बात। तो पहले दो टर्म्स आई थी, हाईएस्ट प्रेशर, लोएस्ट प्रेशर। हाईएस्ट प्रेशर किसको कहेंगे? 1013.27 मिलीबार से अगर वायु दाब ज़्यादा है तो उसको कहेंगे उच्च वायु दाब। 1013.27 मिलीबार से वायु दाब कम है तो उसको कहेंगे निम्न वायु दाब। ये बातें हो गई। उसके बाद में चक्रवात ऐसे एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कैसे घूमते हैं? तो भैया ये उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा के विपरीत या एंटी क्लॉकवाइज, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा के समरूप या अनुरूप, इसको कहेंगे क्लॉकवाइज। ये बातें अपने पास दो बातें हुई अभी, तो कैसे घूमते हैं। उसके बाद में आगे देखते हैं चक्रवातों के बारे में। आगे देखें चक्रवातों के बारे में तो देखो भैया, अगर चक्रवातों के बारे में अगर अपना आगे देखते हैं तो देखो, अब भैया इनकी उच्चावच की बात हो गई, हाईएस्ट प्रेशर लोएस्ट प्रेशर हो गया। उसके बाद में इनके दिशा कैसे चलता है आगे? उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा के विपरीत या एंटी क्लॉकवाइज, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के अनुरूप या क्लॉकवाइज, ऐसे चलते हैं। अगला देखते हैं। अब भैया ये बातें हो गई। चक्रवात क्या करते हैं? कोस्टल जो रीजन है, तटीय क्षेत्र, उनको प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो अगला देखते हैं। देखो भैया, ये कोई महासागरीय सतह हो गई, ये कोई महासागरीय सतह हो गई, इसमें ऐसे जल भरा हुआ है, इसे ऐसे जल भरा हुआ है। यहाँ पर सूर्य की किरणें पर्याप्त मात्रा में आ रही है, यहाँ पर सूर्य की किरणें पर्याप्त मात्रा में आ रही है, ऐसे सूर्य की किरणें आ रही है। सूर्य से जो किरणें आती है उनको कहते हैं लघु तरंग। जितना बड़ा सोर्सेस होगा उसमें इतनी छोटी छोटी किरणें आएगी, जितना बड़ा सोर्सेस होगा उसमें इतनी छोटी छोटी किरणें आएगी, और जितना छोटा सोर्सेस होगा उससे उतनी ही बड़ी किरणें जाएगी। तो लघु तरंगों के रूप में यहाँ पर प्रकाश आ रहा है। यहाँ पर बिल्कुल सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है, तो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वाष्पीकरण हो रहा है। पर्याप्त मात्रा में क्या हो रहा है? वाष्पीकरण हो रहा है। जब वाष्पीकरण हो रहा है तो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वाष्पीकरण होने से यहाँ पर लोएस्ट प्रेशर हो जाएगा। कैसा प्रेशर हो जाएगा? लोएस्ट प्रेशर, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें लगभग सीधी पड़ने के कारण, यहाँ पर सूर्य तप की मात्रा पर्याप्त होने के कारण यहाँ पर एक जो प्रेशर बेल्ट डेवलप होती है वो लो प्रेशर होता है, और यहाँ से जब हवाएं बहुत सारी मात्रा में गर्म होती है, जब बहुत सारे एरिया में हवाएं गर्म हो गई तो यहाँ से हवाएं ऐसे ऊपर उठती है, और ऐसे उठने के बाद दो दिशाओं में घूम जाती है। ऐसे
ठीक है। जहाँ यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा, मेरे को मान लेते हैं, तो यहाँ से हवाएं फिर ऊपर उठी, या तो जाएगी उत्तर जाएगी और यह जाएगी दक्षिण जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो यहाँ से प्रकाश पड़ने से ये हवाएं हल्की हो गई, हल्की होने के बाद में तुरंत ऊपर उठ गई और या तो उत्तर मुड़ गई या दक्षिण मुड़ गई। तो इस प्रकार से ये हवाएं यहाँ से ऐसे ऊपर उठती हुई ऐसे चली जाती है। तो इस प्रकार से ये हवाएं, तो भैया यहाँ पर कौन सा लो प्रेशर हो गया, यहाँ पर हो गया लो प्रेशर और यहाँ पर कैसे हो गया हाईएस्ट प्रेशर। तो इस प्रकार से हवाएं उच्च प्रेशर से किधर की ओर चलती है, निम्न प्रेशर की ओर। ये बात मैंने मानसून में भी बताई, ये बात मैंने आगे भी बताई और ये बात अब भी बता दी कि सूर्य का प्रकाश जब सीधी किरणें पड़ती है किसी महासागर सतह पर, तो यहाँ से बाष्पीकरण बहुत सारा होता है और यहाँ पर सूर्य तप की मात्रा पर्याप्त मिलती है, इससे लोएस्ट प्रेशर बन जाता है ये बेल्ट सारी। तो यहाँ से गर्म होकर हवाएं हल्की हो जाती है और हल्की होने के बाद ऊपर उठती है और जैसे ही ऊपर उठती है तो दो भागों में बढ़ जाती है। ऐसे दो भागों में बंटने से यहाँ पर जो जहाँ पर ये उतरती है, मान लोएस्ट यहाँ हाईएस्ट प्रेशर बन जाता है और हाईएस्ट प्रेशर से हवाएं, यहाँ पर हाईएस्ट प्रेशर बन गया, यहाँ से उठी हुई हवा ये यहाँ पर हाईएस्ट प्रेशर हो गया, ये लोएस्ट प्रेशर हो गया, यहाँ से उठी हुई हवा यहाँ कैसा हो गया, ये हाईएस्ट प्रेशर हो गया। तो इस प्रकार से हवाएं इधर से किधर की ओर चलेगी, इस प्रकार से। तो ये भी मानसूनों के लिए इस प्रकार से चक्रवातों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। और देखो एक दो चीज़ें और है वो भी देखो। अगला देखो अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल, ये भी आपके लिए आगे काम आएगा। अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल। देखो भैया, ये मान लेते हैं पृथ्वी है, ये मान लेते हैं क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी का ये हो गई 0 डिग्री, जिसको कहते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से जो अपकेंद्रीय मतलब केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, तो मान लेते हैं भैया ये तो अभी अपकेंद्रीय बल हो गया। अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल किस में होता है, केंद्र से हवाएं बाहर की ओर किस में जाती है, प्रति चक्रवात में। किस में जाती है, प्रति चक्रवात में। जबकि एक होता है अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल अर्थात केंद्र से, अभिकेंद्रीय बल का मतलब केंद्र बाहर से हवाएं अंदर केंद्र की तरफ जाएं, उसको क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव में ये ऐसे उठती है और ऐसे घूमती हुई ऐसे आती है। तो ये किसका कारण है, अभिकेंद्रीय बल का कारण है, ठीक है। कौन सा कारण है, तो प्रति चक्रवात में अपकेंद्रीय बल होगा, जबकि चक्रवात में अभिकेंद्रीय बल होगा। कैसा केंद्र, तो ये दोनों की बात और समझना, मैं आगे और समझा रहा हूँ। तो इस प्रकार से पहले मैंने मानसून में ये बात भी आपको बताई थी। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई, ये डायग्राम समझ में नहीं आया, तो आपको आगे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अपन जानते हैं 0 डिग्री है, जिसको कहते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। इसके बाद में ये 23.5 डिग्री है, जिसको कहते हैं कर्क रेखा। अगर सूर्य की स्थिति यहाँ पर समझ में आ गई, चक्रवात समझ में आ गया, मानसून समझ में आ गया और सूर्य की दिशाएं समझ में आ गई, ठीक है। तो ये 23.5, इसके बाद में ये 23.5 मकर रेखा। तो सूर्य का क्या होता है, वैसे सूर्य का स्तर है, लेकिन पृथ्वी घूमती है, वैसे यहाँ पर समझाने के लिए इसको सूर्य को घुमाते हैं, ठीक है। देखो भैया, ये 0 डिग्री है, तो सूर्य 21 मार्च को और 23 सितंबर को, 21 मार्च को और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। इसलिए सूर्य तप की मात्रा या प्रकाश यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मिलता है। यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट बन जाती है, क्योंकि जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वहाँ पर हवाएं गर्म होती है और गर्म हवा हल्की होती है, हल्की होकर हमेशा ऊपर उठती है और दो भागों में बढ़ जाती है। इस प्रकार से अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव में आने के बाद में इसे घूम जाती है। तो इस प्रकार से 21 मार्च को और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है। इसके बाद में यहाँ पर मार्च से अप्रैल, मई और जून, 21 जून को सूर्य अपना जो कर्क रेखा उस पर चला जाता है
और कर्क रेखा अपने भारत के मध्य से गुजरती है। तो जब सूर्य उत्तरायण या सूर्य दक्षिणायन या सूर्य नॉर्थ हेमिस्फीयर या सूर्य साउथ हेमिस्फीयर, इस प्रकार से सूर्य की स्थिति चेंज होती रहती है। और सूर्य की स्थिति चेंज होने से वायुदाब पेटियों का स्थानांतरण हो जाता है और वायुदाब पेटियों के स्थानांतरण होने से ITCZ और लोएस्ट प्रेशर हाईएस्ट प्रेशर व्यापारिक पवने महान तक ये भी क्या होती है, शिफ्टिंग हो जाती है। तो इनको वायुदाब पेटी शिफ्टिंग, प्रेशर बेल्ट शिफ्टिंग कहा जाता है। तो ये सूर्य के उत्तरायण होने या सूर्य के दक्षिणायन होने से ये सारी चीज़ें या तो उत्तर हो जाती है और या दक्षिण हो जाती है। इन पेटियों के कारण ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स भी चेंज हो जाता है और ITCZ का विस्तार या स्थानांतरण स्थल भाग की अपेक्षा या स्थल भाग पर ज़्यादा होता है, जबकि महासागर पर इसका ITCZ का स्थानांतरण बहुत कम होता है। महासागर सतह पर कम होता है जबकि स्थल भाग पर इसका ज़्यादा, क्योंकि यह इनसे प्रभावित होकर आइसोथर्म समताप रेखाएं और आइसोबार समदाब रेखाएं जिगजैग रूप में अपन को दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ से सूर्य की स्थिति के कारण यहाँ पर अपनी जो पेटियाँ हैं वो खिसक जाती है और खिसकने से आपको पता है कि इसके 5 डिग्री उत्तर, जिसको 5 डिग्री नॉर्थ और इसके 5 डिग्री नॉर्थ किसी प्रकार का साइक्लोन या चक्रवात डेवलपमेंट नहीं होता या चक्रवातों का विकास नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये एक शांत पेटी है और यहाँ पर हवाओं का टकराव नहीं होता, हवाएं ऐसे घूमती है। अगर डायरेक्ट हवाओं के टकराव होने से पृथ्वी के अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव में आने से इस प्रकार से जो घूमते हैं उनको क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। तो यहाँ पर चक्रवात, यही बात समझने लायक है कि खास सूर्य होगा जब चक्रवात बनेगा, क्योंकि अपना जो अम्फान तूफान आया है तो वहाँ पर सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पे नहीं है। जब जब सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर रहेगा, प्रकाश नहीं या इसमें क्या चक्रवात नहीं बनेंगे। और 23.5 डिग्री से 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ, इन दोनों के बीच में जो चक्रवात बनते हैं ये कौन सा भाग है, उष्ण कटिबंधीय है। इस कारण से इस भाग में जो चक्रवात बनेंगे उनको अपन उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहेंगे। और 23.5 से ऊपर के जो चक्रवात बनेंगे उनको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाएंगे। चक्रवातों का सर्वाधिक विकास, चक्रवातों की अगर बात करें 10 डिग्री नॉर्थ से 10 से 15 डिग्री नॉर्थ या साउथ में होता है, लेकिन इसका 35% भाग ही 10 से 15 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है। लेकिन इसका सर्वाधिक विकास चक्रवात की बात करें और चक्रवात में भी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की बात करें तो इनमें भैया 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री N और S से 20 डिग्री नॉर्थ के मध्य 65% चक्रवातों का निर्माण होता है। और आज भी इन चक्रवातों का कोई विशेष अध्ययन नहीं कर पाया। फिर भी इनका कारण मैं आगे बता रहा हूँ कि इनकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है। दिशा मैंने बता दी आप लोगों को, वैसे आगे भी अपन चर्चा कर लेंगे। देखो भैया, यहाँ से 0 से 30 डिग्री उत्तर, इसको एक डायग्राम और बनाते हैं अपन लोग। देखो भैया, देखो भैया होता क्या है इसमें, कैसे ये साइक्लोन डेवलपमेंट हो गया, ये चक्रवात बंगाल की खाड़ी में कैसे आया और बंगाल की खाड़ी में कैसे चल गया। ठीक है, तो इसको और देखते हैं। तो भैया यहाँ से देखते हैं अगर लोग मेरे मित्रों, देखो ये यहाँ से देखते हैं अपन, देखो यहाँ से अगर अपन देखते हैं तो चक्रवातों के बारे में देखो भैया, ये हो गई अपनी 0 डिग्री, 0 डिग्री जिसको भूमध्य रेखा लिखेंगे, 0 डिग्री अक्षांश लिख लेते हैं जिसको भूमध्य रेखा जानते हैं लगभग आप लोग। तो यहाँ से क्या होता है और यहाँ हो गई, ये यहाँ तक चलती है 30 से 35, ये 0 डिग्री, ये 30 से 35, 30 से 35 नॉर्थ एंड साउथ, ये तो हो गया साउथ और ये हो गया नॉर्थ। 0 से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण,
दक्षिणी के बाद में यहाँ पर एक हवाएं चलती है जिनको कहते हैं व्यापारिक, क्या कहते हैं, व्यापारिक हवाएं या ट्रेड विंड भी कहते हैं इनको, ट्रेड विंड्स या व्यापारिक हवाएं। ठीक है, यहाँ पर जब हवाएं यहाँ से उठी थी, मैंने पहले बताया था भूमध्य रेखा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। जब यहाँ से हवाएं उठती है, उठने के बाद में अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव में आने से उत्तर या दक्षिण घूम गई। उत्तर दक्षिणी घूमने से जहाँ पर ये उतरती है वहाँ उच्च वायुदाब का केंद्र होता है। तो यहाँ पर जब ट्रेड विंड आई चलने को, तो ट्रेड विंड सीधी चलती है। कैसी चलती है? सीधी। लेकिन भैया एक फेरल के नियम के अनुसार या कोरियालिस वन के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में दाएं घूम जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं घूम जाती है। ये कोरियालिस ने सबसे पहले बताया कि जो हवाएं भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग में चलेगी वो दाईं ओर और दक्षिणी भाग में चलेगी वो दाईं ओर घूम जाएगी। तो ये हवाएं मेरी दाईं हो गई, ये से मान लेते हैं ऊपर से मेरे आ रही है, तो मेरा दायां कौन सा है? ये। तो ये हवाएं इधर की तरफ घूम जाएगी। तो भैया ये हवाएं जैसे 90 डिग्री पे आ रही हैं तो ये इस प्रकार से घूम गई। किस प्रकार से घूम गई ये हवाएं? ये इस प्रकार से घूम गई। ये उत्तर से दक्षिण आई, जबकि ये दक्षिण से उत्तर तो गई, ये दक्षिण से उत्तर तो गई, लेकिन भैया कोरियालिस बल के अनुसार, कोरियालिस बल के अनुसार कैसे घूम गई? दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। तो दक्षिणी गोलार्ध में कैसे घूम गई ये हवाएं? बाईं ओर घूम गई। ये कुछ इस प्रकार से शेप हो गई, ये इस प्रकार से आकृति हो गई, ये लो। इसके बाद में इस प्रकार से जो आकृति हो गई, ये लो। इस प्रकार से जो हवाएं घूमती है, ये उत्तरी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवन ट्रेड विंड चलती है, तो भैया ये इधर से आ रही है और ये इधर से आई, उत्तर से दक्षिण की ओर, ये दक्षिण से उत्तर की ओर। तो ये टकराती नहीं है, इस कारण से भूमध्य रेखा पे कोई साइक्लोन डेवलपमेंट नहीं होता या विकास नहीं होता है। तो भैया ऐसे आई, इस प्रकार से ये हवाएं चल रही है। लेकिन जब सूर्य भूमध्य रेखा पे है, तो जब सूर्य भूमध्य रेखा पे नहीं है तो ITCZ नहीं है, ITCZ नहीं है, लोएस्ट प्रेशर नहीं है, लोएस्ट प्रेशर नहीं है, हाईएस्ट टेम्परेचर नहीं है, और यहाँ से कन्वेक्शन करंट नहीं उठेगी। क्यों? जब सूर्य भूमध्य रेखा पे है तो कंडीशन ये रहेगी, जब सूर्य भूमध्य रेखा पे नहीं है तो कंडीशन फिर परिवर्तन हो जाती है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, सूर्य के उत्तरायण और सूर्य के दक्षिणायन होने से इन सारी पेटियों का खिसकाव या तो उत्तर हो जाता है और दक्षिणायन होने से दक्षिण हो जाता है। तो इस प्रकार से ये हवाएं आ गई। तो ठीक है, एक प्रकार से जब इनकी दिशाओं की बात करें, जब इनके व्यापारिक पवनों की अगर दिशाओं की बात करेंगे अपन लोग, तो देखो भैया यहाँ से दुनिया कहती है इनकी दिशा कभी निश्चित नहीं होती, और सेकंड ग्रेड रीट फीड सारी एग्जाम में इनका क्वेश्चन आते हैं कि व्यापारिक हवाएं उत्तरी गोलार्ध में कैसी चलती है, दक्षिणी गोलार्ध में कैसी चलती है, लेकिन आज तक पता नहीं पड़ा। तो देखो ये उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण हो गई, ये पश्चिम हो गई, ये पूरब हो गई, इन दोनों के बीच में उत्तर और पूरब हो गई, इन दोनों के बीच में दक्षिण और पश्चिम हो गई, और इन दोनों के बीच में उत्तर और पश्चिम हो गई, इन दोनों के बीच में दक्षिण और पूरब हो गई। इस प्रकार से हैं। ये डायग्राम कैसे आ रहा है? इत्र। तो इधर से उत्तरी पूर्वी व्यापारिक ट्रेड आई, उत्तरी पूर्वी कौन से व्यापारिक ट्रेड? ये डायग्राम कैसे ऐसे ऐसे जा रहा है, यहाँ से दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक ट्रेड गई, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक ट्रेड गई। तो इस प्रकार से ITCZ, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं क्योंकि इनको मैंने उसमें भी बताया था मानसून में। तो ये जो राजस्थान का भारत का मानसून है वो ITCZ का ही परिणाम है। लेकिन व्यापारिक पवनें जब दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करती है तो दाईं ओर घूम जाती है, कोरियालिस बल का पालन करती है, और कोरियालिस बल के पालन करने से ये दिशा इनकी चेंज हो जाती है, दक्षिणी पश्चिमी हो जाती है, जिसको अपने भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये हवाएं ऐसे टकराव हो गया, लेकिन भूमध्य रेखा पे है। तो देखो अगर इसमें भारत में अब इसको चेक करते हैं कि भारत में किस प्रकार हो रहा है, तो भारत में ये किस प्रकार का इनका डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये चक्रवात भारत में क्यों आए, पश्चिम बंगाल में ही क्यों आए, और जगह क्यों नहीं आए? देखो भैया, अगर भारत की ओर देखें अपन लोग, अगर भारत की तरफ देखते हैं अपन, तो देखो एक भारत की दिशा की तरफ देखते हैं। देखो भैया, ये भारत की तरफ अगर देखें अपन लोग, अगर भारत की तरफ देखते हैं
तो मान लेते हैं ये डायग्राम हो गया ऐसे, ये भारत की तरफ देख लेते हैं, ये भारत की तरफ अपन ने देख लिया, मान लेते हैं ये अपना इंडिया है, ये अपना इंडिया हो गया, ये अपना कौन सा हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है। ये अपना कौन सा हो गया, इंडिया हो गया, ठीक है। इंडिया को देखते हैं, अभी मैं थोड़ी साई भर लेता हूँ इसमें। अगर इंडिया को देखते हैं अपन लोग तो प्रायद्वीपीय भारत का पठार, कौन सा, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, प्रायद्वीपीय भारत का पठार की अगर अपन बात करें, तीन ओर से जल सा घिरे होने के कारण ये क्या कहलाया, प्रायद्वीप कहलाया। तीन ओर से जल से घिरा होने के कारण ये क्या कहलाया, प्रायद्वीप कहलाया। तो भारत की लोकेशन कुछ इस प्रकार है, किस प्रकार है, इस प्रकार है भैया। भारत की लोकेशन कैसी है, इस प्रकार है। भारत की लोकेशन कैसी है, इस प्रकार है। देखते हैं भैया, यहाँ पर कौन सी रेखा आ गई, यहाँ पर कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा। यहाँ पर कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा हो गई, जिसको 0 डिग्री कहते हैं, जिसका नाम है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा हो गई। इसके बाद में यहाँ से दक्षिणी गोलार्ध से जो ट्रेड विंड आएगी, मैंने उसमें बताया था, ये दक्षिणी गोलार्ध से थोड़ा ऐसे चलती है, ये दक्षिणी गोलार्ध से ये ट्रेड विंड चले, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, व्यापारिक हवाएं कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से भी ऐसे चल गई, ये दे लो, ये कैसे चल गई, ये देख करते हैं, ये लो, ठीक है, ये चल गई। इस प्रकार से ये भूमध्य रेखा के नीचे वाला क्षेत्र है, ठीक है। सूर्य अभी कहाँ है, भूमध्य रेखा पे है, ठीक है। अभी सूर्य की बात करें तो कहाँ पर, भूमध्य रेखा पे है। जब सूर्य भूमध्य रेखा पे नहीं आकर कर्क रेखा पे आ गया, जिसको 23.5 डिग्री कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है, ये आ गया भूमध्य रेखा। यहाँ पर सूर्य अपन को 21 जून आने वाला है और इस पे दिखाई देगा। अब यहाँ से मार्च के बाद में अप्रैल, अप्रैल के बाद में मई और मई के बाद में जून, तो इस प्रकार से सूर्य आगे बढ़ता है, इस प्रकार के आगे बढ़ रहा है सूर्य, ठीक है। तो ऐसे आगे बढ़ रहा है, तो ये ट्रेड विंड, मैंने बताया था कि सूर्य के उत्तरायण होने और दक्षिणायन होने से वायुदाब पेटियाँ या प्रेशर बेल्ट खिसक जाती है, ठीक है। तो भैया इस प्रकार से जब ये व्यापारिक हवाएं इस प्रकार से चल रही है, तो फिर इसकी दिशा कैसे हो जाएगी, कोरियालिस बल के अनुसार इसकी दिशा कैसे हो जाएगी, इस प्रकार। कोरियालिस बल के अनुसार इसकी दिशा किस प्रकार हो जाएगी, इस प्रकार। कोरियालिस बल का मतलब हो गया उत्तरी गोलार्ध को पार कर गई, जैसे ही भूमध्य रेखा को पार करेंगे दाईं ओर घूम जाएगी। मेरी दिशा ये हो गई, तो भूमध्य रेखा को पार करते कैसे हो गई, दाईं ओर हो गई। इस प्रकार से सूर्य की यहाँ पर दिशा है, अर्थात अभी आया था तो इस पे मान लेते हैं अप्रैल में, मान लेते हैं अप्रैल में आया, ये अप्रैल लो भाई। जून में लगभग सूर्य की जो स्थिति होती है 1 महीने में लगभग 8 डिग्री के बराबर खिसकता है, तो ठीक है, अप्रैल में आया था, ये अप्रैल ले ली। यहाँ पर सूर्य हो गया, यहाँ पर सूर्य वर्तमान समय में क्या है, विद्यमान है। यहाँ पर थोड़ा मैं वाटर पी लेता हूँ। सूर्य की स्थिति कहाँ हो गई, यहाँ हो गई। ITCZ कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। कन्वेक्शन करंट कहाँ मिलेगी, यहाँ करेगी। लोएस्ट टेम्परेचर, लोएस्ट प्रेशर कहाँ मिलेगा, यहाँ पड़ेगा। लोएस्ट टेम्परेचर कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। सारी चीज़ें अपन को कहाँ मिलेगी, यहाँ। मान लेते हैं ITCZ ऐसे हो गया, ये ITCZ स्थल पे ज़्यादा खिसकता है, महासागर पे कम खिसकता है, ठीक है। तो ITCZ इधर हो गया। मैंने बताया था आपको कि यहाँ से जो ये छोटा सा मान लेते हैं, यहाँ से जा रही व्यापारिक ऐसे चल रही है और इधर से आ रही व्यापारिक ऐसे चल रही है, लेकिन जब सूर्य भूमध्य रेखा पे तो ऐसे और भूमध्य रेखा पे नहीं है, तो ये व्यापारिक हवाएं भूमध्य रेखा को पार करके जहाँ लोएस्ट प्रेशर होगा वहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आ गई इधर से, और इधर से आ रही उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं। इधर से कौन सी आ रही है, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं, और इधर से कौन सी जा रही है, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं। और जब यहाँ से दोनों टकराती है, टकराने से यहाँ पर बनता है लोएस्ट प्रेशर,
इन दोनों के टकराव से यहाँ पर कौन सा प्रेशर बनेगा, लोएस्ट प्रेशर, और बाहर की ओर कौन सा प्रेशर बनेगा, हाईएस्ट प्रेशर। बाहर की ओर कौन सा प्रेशर बनेगा, हाईएस्ट प्रेशर, जबकि अंदर की ओर कौन सा बनेगा, लोएस्ट प्रेशर। कैसा बनेगा, लोएस्ट प्रेशर। तो इस प्रकार से हवाएं ऐसे घूमती है, केंद्र में निम्न वायुदाब, बाहर की ओर या परिधि पर उच्च वायुदाब। इसको क्या कहते हैं, चक्रवात या साइक्लोन कहते हैं। तो यहाँ पर दोनों के टकराने से यहाँ पर सूर्य का प्रकाश वर्तमान समय में पड़ रहा है, यहाँ से हवाएं हल्की होकर ऊपर उठ रही है और ऊपर अभिकेंद्रीय बल के प्रभाव में आकर इस प्रकार से उत्तर या दक्षिण मुड़ रही है और वहाँ पर एक हाईएस्ट प्रेशर या हाईएस्ट या उच्च वायुदाब का निर्माण कर रही। तो यहाँ पर हवाएं उठी और उठने के बाद में ऐसे घूम गई, तो इस प्रकार से उच्च वायुदाब इधर हो गया और उच्च वायुदाब इधर हो गया। इसके कारण से ये साइक्लोन जो डेवलपमेंट होते हैं, जो उत्तरी गोलार्ध में भारत की स्थिति है, तो इस प्रकार से घूमते हैं और इस प्रकार से घूमते हुए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल को प्रभावित करते हैं, लगभग बांग्लादेश की तरफ चले जाते हैं। तो मैंने दिशा बताई थी आपको कि चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलेंगे, घड़ी की दिशा के विपरीत या एंटी क्लॉकवाइज। तो इस प्रकार से क्या होता है, बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्वी भाग में स्थित है और यहाँ पर भारत की लोकेशन स्थित होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में उन्हें ऐसे आते हैं, तो इस प्रकार से इस क्षेत्र को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो दिशा आ गई, उत्पत्ति बात समझ में आ गई, उत्पत्ति कैसे होती है चक्रवातों की, और चक्रवातों के अंदर लोएस्ट प्रेशर या निम्न वायुदाब और परिधि पर कैसा हाईएस्ट प्रेशर होता है। तो इस प्रकार से ये साइक्लोन डेवलपमेंट होते हैं और बंगाल की खाड़ी में होने के कारण, ये एंटी क्लॉकवाइज चलने के कारण ये भारत को प्रभावित करते हैं। और इनका नामकरण की बात और होते तो यहाँ भी डेवलपमेंट है अरब सागर में भी, लेकिन अरब सागर में जो साइक्लोन डेवलपमेंट होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। अदन की खाड़ी या फारस की खाड़ी, यमन या द्वीप, इन क्षेत्रों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र लगभग भारत को क्या प्रभावित नहीं करते हैं। इसके बाद में अगर नामकरण की बात करते हैं अपन लोग, तो इनका नामकरण कैसे दिया जाता है। 1953 में इनका नामकरण 1953 में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में लगभग जो भ्रष्ट नेता थे उनके नाम पर रखा गया, लेकिन 2005 में 4 के लगभग इस चीज़ को क्या, रूल्स को चेंज कर दिया गया। और इस रूल्स को चेंज करने के पीछे ये वजह रही कि जहाँ पर ये साइक्लोन डेवलपमेंट होंगे वो क्षेत्र उसी का नाम रखेगा। तो वर्तमान समय में जो अम्फान नाम रखा था थाईलैंड ने। किसने रखा था, थाईलैंड ने। अम्फान नाम किसने रखा था वर्तमान में, इसका थाईलैंड ने रखा था। इसमें कुछ देश शामिल है जो अपने हिंद महासागर के पास में आते हैं। इसमें एक तो पाकिस्तान भी है, इसके बाद में एक श्रीलंका भी है, इसके बाद में एक मालदीव भी है, इसके बाद में एक म्यांमार भी है और एक थाईलैंड भी है और एक भारत भी स्थित है। तो इस प्रकार से इन देशों की एक सूची तैयार की जाती है। इसमें लगभग अल्फ़ाबेट के अनुसार इसमें नाम रखे जाते हैं। वर्तमान समय में जो अम्फान नाम रखा गया, अम्फान चक्रवात थाईलैंड के द्वारा रखा गया। ये नाम, उत्पत्ति और दिशा तीनों मैंने क्लियर कर दी है। ठीक है, बंद कर दो। सर उसके बाद में एक वर्तमान समय में एक तूफान और आ रहा जिसका नाम है निसर्ग तूफान अरब सागर में डेवलपमेंट होगा और ये लगभग गुजरात और बम्बई के तट को प्रभावित करेगा। गुजरात के लगभग दक्षिणी भाग को और बम्बई के लगभग उत्तरी भाग को प्रभावित करेगा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण साइक्लोन कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज या घड़ी की विपरीत दिशा में। तो ये भारत की स्थिति इस प्रकार से रह गई। एंटी क्लॉक चलने के कारण ये क्षेत्र लगभग अप्रभावित रहता है।